नहीं करो, सुनो ध्यान से। अब जिसका इसका मोबाइल ऑन है मैंने साइलेंट कर लीजिएगा इसका। इसमें चैप्टर 13 है और चैप्टर 13 का नाम है महासागरीय जल, ओशियन वाटर। आज हम यही पढ़ना है भूगोल में। देखिए किताब में लिखा हुआ है, जैसे कि आपका बुक में एनसीईआरटी बुक में क्लास 11th का किताब शायद दिख रहा होगा आपको। ये देखिए किताब एनसीईआरटी का है। यहाँ पर साधारण सी बात है कि जल अगर यहाँ लिखा हुआ है तो इस पुस्तक में, मतलब इस पुस्तक में, इस चैप्टर में आपको जल के विषय में ही पढ़ना होगा। जल तो सबसे पहले यहाँ डायलॉग, मतलब डायलॉग बोलो, स्लोगन बोलो, नारा बोलो, या इसको जो है किसी भी तरीके से लो। एक चीज़ आप बहुत बार सुने होंगे और जिसका नाम है कि जल ही जीवन है। ये जल ही जीवन है, ये बहुतों बार सुने होंगे और यहाँ तक कि बहुत बार आप खुद ही इसका यूज़ किए होंगे। जब किसी चीज़ पर जल के बारे में आपके स्कूल में कुछ लिखने के लिए आएगा तो ये बात, ये जो लाइन्स है ना, ये लाइन भले ही छोटा दिख रहा हो लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा अर्थ छिपे हुए हैं। जल ही जीवन है, इसको इंग्लिश में हम लोग सब समझते हैं कि वाटर इज लाइफ। आसानी है बोलने में, वाटर इज लाइफ, ये हम लोग बोलते भी हैं और ये हम लोग सुनते भी हैं। और कई बार तो हम खुद ही जो है जब लिखते हैं निबंध ऐसे टाइप लिखते हैं तो इनको बगैर दिए वो कंप्लीट भी नहीं होता होगा। तो ये जल ही जीवन है, तो इसमें चैप्टर भी है जल के यही बारे में। यहाँ पर कहा जाता है, देखिए किताब में लिखा हुआ कि जल, सबसे पहले क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है। एक क्वेश्चन थोड़ा सोचिएगा, गौर कीजिएगा कि क्या आप जल के बिना रह सकते हैं? क्या आप जल के बिना जीवन की कल्पना कर सकते हैं? तो ये उत्तर क्या आएगी? अब बहुत लोग महानुभाव बोले हाँ कर सकते हैं, हम 2 दिन बिना पानी पी कर रह सकते हैं, 3 दिन बिना पानी पी कर रह सकते हैं। आप रह सकते हो, लेकिन पानी के द्वारा खाली पानी को पिया ही नहीं जाता है। पानी का और भी कई प्रकार से उसका यूज़ है, काम है। आप भले ही पानी बिना पी के 2 दिन 3 दिन 4 दिन रह सकते हो, लेकिन बाकी काम सब कैसे होएगा? नहीं हो पाएगा ना। इसलिए यहाँ लिखा कि क्या आप जल के बिना रह सकते हो। तो यहाँ पर एक तरीके से मत सोचिए कि हम पीने वाला तरीका का वाटर का बहुत सारा यूज़ है। वो सारे यूज़ कैसे होंगे? नहीं कर पाएंगे ना फुलफिल। इसलिए यहाँ इसका आंसर सीधा इसका उत्तर आएगा आंसर में कि एक ही इसमें कि नो, हम बिना जल का अपना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। और कहा भी जाता है कि जल ही जीवन है, जल है तो कल है। कहा गया ना, जल है तो कल है, अगर जल ही नहीं तो कुछ नहीं। क्या आपको लगता है कि जल जो है पृथ्वी पर ये असीमित है? असीमित है कि सीमित है? ये सीमित है। सीमित का मतलब होता है ये लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। इसलिए जल को बचाना, जल का सेव करना हमारा बहुत, जिस प्रकार अभी आप जो डाटा का सेव करते हो, डाटा रोज मिलता है 1.5 GB, ये 1.5 GB, ये 1.5 GB, बचा के यूज़ करते हो। और रात में जब सब काम खत्म हो गया, अब जब बच गया रात में मान लो 100 MB, वो को नहीं छोड़ते हो जब तक ये फुराएगा, नींद नहीं आता हमका। होता है ऐसा ना, एकदम ये एकदम खा पी के ख़त्म कर देते हो। मतलब एक जोरा नहीं बचा चाहिए, 0 होना चाहिए। पानी के साथ ऐसा नहीं करने का, ठीक है। पानी अगर घर में 1 बाल्टी पानी भरा हुआ है, 4 बाल्टी पानी भरा हुआ, रात तक ख़त्म नहीं हुआ, तो उस पानी को ऐसे नहीं कि जहाँ तहाँ करके ख़त्म कर देंगे। वो पानी का उपयोग भले ही जानते हो कि बासी पानी हो गया, नहीं पिएंगे, कुछ हो गया होगा इसमें, और भी तो काम है। पेड़ पौधों में दिया जा सकता है, आप उससे कपड़े धो सकते हो, आप उसको और भी कई तरीके से काम में लगा सकते हो। केवल पीने का ही मत सोचिएगा, और भी काम सोचिएगा। सेम इसकी तरह ऐसे में इसमें बहुत ही अंतर है। समझ बात को। ये अनलिमिटेड भी हो सकता है कि नहीं? अनलिमिटेड भी हो सकता है, लेकिन ये अनलिमिटेड कभी भी नहीं हो सकता। ये रिसाइकल होता है। रिसाइकल मतलब ये हाइड्रोलॉजिकल जो है इसका लाइफ होता है, ये चलते रहता है, जिसको जल चक्र भी बोलते हैं, पढ़ेंगे अभी हम। तो जल पृथ्वी पर रहने वाले सभी तरह के जीवों के लिए एकदम कंपलसरी जो है कंपोनेंट्स है, घटक है, अनिवार्य घटक है। ये बात आप जानते हैं। जल सभी, देखो जल में पृथ्वी पर बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, बहुत सारे जीव जंतु, बहुत सारे जानवर भी पाए जाते हैं। उनमें से बोलते हैं कि सभी जीवों के लिए, पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों के लिए, जितने भी टाइप्स के जीव हैं, एनिमल्स हैं, ये सभी जीवों के लिए जल जो है
जल एक अनिवार्य घटक है, एकदम अनिवार्य है। जल नहीं तो कुछ भी नहीं, अनिवार्य घटक है, यानी ये कंपलसरी कंपोनेंट्स हैं। जल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। अभी चैप्टर बढ़ाने के दौर पता चलेगा। इसीलिए कहते हैं कि हम लोग, देखिए हम लोग जिस ग्रह में रहते हैं उस ग्रह का नाम है पृथ्वी, सबको पता है। हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, यानी हम लोग अर्थ में रहते हैं, अर्थ। और ये बात हमको जाननी पड़ेगी कि पृथ्वी पर हमारा जन्म जो हुआ है, टोटल जो ग्रहों की संख्या है, हम जानते हैं कि ग्रह की संख्या कितनी है। ग्रहों की संख्या पहले 9 हुआ करती थी, 9 से 9 अब ख़त्म, अब हो गया हमारे पास 8। 9वां नंबर में जो थे उनका नाम था प्लूटो, जिसको 2006 में ही ग्रह की दर्जा से रिमूव कर दिया गया है। अभी कुल मिलाकर मेरे पास 8 ग्रह, और 8 ग्रह का नाम लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। केवल अगर आपका सप्ताह का नाम याद रहेगा तो 8 ग्रह का नाम आप सीक्वेंस में याद रख सकते हो। तो ग्रहों की संख्या 8 है, उनमें से हम लकी हैं, हम भाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म जो है पृथ्वी नाम के ग्रह में ही हुआ है। क्योंकि हम जानते हैं कि अंतरिक्ष से देखने पर हम लोग का पृथ्वी किस कलर का दिखता है? नीला दिखता है, नीला ग्रह। अब नीला ग्रह दिखता है, नीला ही दिखता है, इसलिए इसको बोलते हैं नीला ग्रह, यानी इंग्लिश से ब्लू प्लेनेट बोलते हैं, हम लोग वो कहते हैं। तो यहाँ किताब में भी लिखा है कि पृथ्वी के जितने भी जीव हैं सभी भाग्यशाली हैं, क्योंकि लकली उनका जन्म हुआ है पृथ्वी पर ही जन्म हुआ है। और जानते हैं कि पृथ्वी में जल संभव है। पृथ्वी एक जलीय ग्रह है, पृथ्वी एक जल ग्रह है, इसीलिए उसको आसमान से देखने पर नीला दिखाई पड़ता है, और साथ में उसको नीला ग्रह भी बोलते हैं, ब्लू प्लेनेट बोलते हैं। तो हम लोग का अस्तित्व ही नहीं होता अगर पृथ्वी पर हम लोग जन्म नहीं लेते। क्या आपको लगता है कि बाकी जितने भी ग्रह हैं, इसके अलावा पृथ्वी के अलावा 7 ग्रह बचे हुए हैं, 7 ग्रह में पानी है, इसका अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला है। अगर 7 ग्रह में पानी होती तो पानी अगर है तो कहीं पर ऑक्सीजन नहीं है, कहीं पर और कुछ नहीं है। मतलब एक ही सारे जीवन जीने के लिए सारी चीज़ें जो उत्तरदायित्व है, वो सारी चीज़ें पृथ्वी के अलावा किसी भी ग्रह में देखने को अभी तक नहीं मिली है। खोज निरंतर चलते आ रहा है, अभी तक नहीं मिला है। इतना बात आप भी जानते होंगे, समाचार न्यूज़पेपर ये सब पढ़ते होंगे, देखे भी होंगे। जल हमारे सौरमंडल का एकदम दुर्लभ पदार्थ है, याद रखिएगा। जल जो है हम लोग के सौरमंडल का दुर्लभ पदार्थ है, एकदम रेयरेस्ट जो है एक पदार्थ है। दुर्लभ का मतलब होता है जो आसानी से नहीं मिलता हो। दुर्लभ पदार्थ किसको कहा गया है? जल को कहा गया है। कहाँ पर? पृथ्वी पर जल एक दुर्लभ पदार्थ है। इसीलिए कहते हैं कि पानी का उपयोग सोच समझ के जरा कीजिए। सूर्य हो अथवा सौरमंडल हो, सूर्य का मतलब तो जानते ही है, सूर्य बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो सूर्य में तो जल की कोई संभावना ही नहीं है क्या? जल मिलेगा आपको? आग में जल मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, जल की कोई संभावना नहीं है। साथ में सूर्य का जो परिवार है, जिसको सौरमंडल बोलते हैं, है ना, सौर परिवार बोलो, सौर मंडल बोलो। सौरमंडल मतलब होता है इसमें सभी ग्रह, इसमें जितने भी ग्रह हैं सभी ग्रह में केवल पृथ्वी पर ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर पानी संभव है। बाकी कोई भी ग्रह में पानी की खोज अभी तक देखी नहीं गई है, बिल्कुल नहीं देखी गई है। तो सौभाग्य से पृथ्वी का जो धरातल है, पृथ्वी के धरातल पर प्रचुर आपूर्ति है पानी की, और हमारे ग्रह को कहा जाता है ब्लू प्लेनेट, नीला ग्रह, क्योंकि यहाँ पर पानी बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ मौजूद है। लेकिन साथ हम जानते हैं कि यहाँ पानी और ज़मीन में अगर यदि रेशियो बात करें, कई बार पढ़ चुके हैं कि 71% और 29% के तौर पर बांटा गया ना। ये 71 जो % है और ये 29 जो % है, कि 71 क्या है? ये वाटर है, सबको पता है ये वाटर है, पृथ्वी पर जल है। और 29 जो % है क्या है? ये स्थल भाग है, यानी ये लैंड है, ठीक है ना। ये दो बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। लेकिन ये 71% में 71% पानी क्या हम लोग यूज़ के लिए है? तो बिल्कुल नहीं है। हम लोग के यहाँ पर जो मीठा पानी है, फ्रेश वाटर जो है, एक फ्रेश वाटर जिसको मीठा पानी बोलते हैं, ये फ्रेश वाटर जो है 1% ही हमारे यहाँ पर पाई जाती है। इसीलिए सोच लो कि 1% पानी, मतलब देखो यहाँ पर अगर मैं 71 को तोड़ूँ तो 70 + 1 71 होता ना, 71। तो 1% पानी हम लोग का पीने लायक है, बाकी 70% पानी
महासागरों में खारे पानी के रूप में पाया जाता है। अगर आपके पास बुक है तो एक टेबल दिया हुआ है, आप दूसरे टेबल को देखिएगा तो टेबल में लिखा हुआ है कि पृथ्वी पर जल का वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन अर्थ लिखा होगा, आप वहाँ देख सकते हैं, जिनमें मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ बोर्ड में ही जल का वितरण कैसे है। अगर महासागर को, हिमानी और भूमिगत जल को मिला दिया जाए, सिर्फ महासागर में सिर्फ बोलते हैं कि महासागर में 97.25 वाटर है, और आप जानते हैं कि महासागर में अगर 97.25 वाटर है तो ये मीठा तो नहीं हो सकता है, ये स्लाइंट वाटर है, ये खारा पानी है, और खारा पानी हम लोग के यूज़ के लिए नहीं है, है ना, क्योंकि वो नमकीन होता है और नमकीन पानी हम नहीं पीते हैं क्या, प्यास ही नहीं बुझेगी। इसलिए समुद्र में गया हुआ व्यक्ति भी पानी के बगैर डेथ हो सकता, मर सकता है। क्यों? कि समुद्र का पानी पीने लायक है ही नहीं। अगर मैं हिमानी की बात करूं, हिमानियों की यानी बर्फ के रूप में, तो यहां पर दिया हुआ है आपका 2.05। अगर मैं दोनों को ऐड करूं कितना हो रहा है देखिए तो 99.30% हो रहा ना, यानी 99.30%, वो 30% ये दोनों ही चीज़ों में चला जा रहा है। समझ बात को? अगर मैं इसके भूमिगत जल को यानी अंडरग्राउंड वाटर को भी जोड़ लूँ, भूमिगत जल को भी इसमें ऐड कर दीजिए, जिसका दिया हुआ है 0.68, है ना, 0.68, तब देखिए आपका क्या हो रहा है 99.98 देख रहे बात को, यानी इतना पानी तो सिर्फ यही सब में जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। हम लोग के मृदा में पानी कहाँ मिलती है? महासागर मिलती है, हिमानी मिलती है, भूमिगत जल में मिलती है, साथ में आपका दिया वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में, झील में, मृदा में, यानी इस सारे चीज़ों में पानियों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और जीव मंडल में देखा जाए तो जीव मंडल में पानी का, देखिए पानी का मात्रा जीव मंडल में कितना है, इसको 0.000 करके लगा दो तो 0.40 लगा दो, 0.1234% वाटर जो है ये जीव मंडल में पाई जाती है। मतलब 1% पानी को काट छाट के हम लोग का पीने लायक बचता है, क्योंकि सबसे बड़ा पानी का जो स्रोत चल जाता है वो चल जाता है महासागरों में, जिस जो 97.25 है, कोई काम का नहीं है। समझ बात को? अगर ये उल्टा होता तो सोचो हम लोग के यहाँ पर पानी का किल्लत नहीं होता, ठीक है ना। अभी गर्मी आने वाली है, बहुत लोगों का अभी से ही कुआं चापाकल में पानी जो है कम हो गया होगा, सूख गया होगा, जो कि अभी गर्मी पूरा बाकी ही है। देखिए अब क्या हो सकता है। चलते हैं आगे में, आगे लिखा है जलीय चक्र। जलीय चक्र जिसको बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं, इसको वाटर साइकिल भी बोल सकते हैं, दोनों चीज़ें इसमें हैं। ये जल चक्र क्या है, मैंने कई बार आपको बताया है कि जल चक्र में होता ये है, ये जहाँ जहाँ भी पानी है, सोर्स है, पानी का सोर्स है, जैसे समुद्र का पानी है, यहाँ समुद्र है, यहाँ पर हम लोग का सूर्य भगवान बढ़िया से मुस्कुरा रहे हैं, और ये इस अपनी रोशनी कहाँ दे रहे हैं? उस जल में दे रहे हैं, कंटिन्यू जल में कंटिन्यूसली अपना रोशनी वो दे रहे हैं। जब ये रोशनी अपना कंटिन्यू उसमें जल में दे रहे हैं तो जल में क्या होती है? जल में ठंडा होती है ना, जल ठंडा होती है, जल गर्म होती है, ठंडा नहीं होती है। जल होती है गर्म, ये गर्म होती हैं, और गर्म पानी से थोड़ा देर के बाद क्या होते हैं? वाष्प निकलते हैं, वाष्प बोलते हैं भाप जिसको बोलते हैं, और ये गर्म होकर भाप बनकर कहाँ जाते हैं? ये ऊपर में उड़ते हैं, ऊपर चले जाते हैं, भाप बनकर ऊपर जाते हैं, और कुछ निश्चित दूरी पर जाकर क्या करते हैं? ये बैठ जाते हैं, मतलब उसके आगे और जा नहीं सकते। जा सकते हैं, अगर जाएंगे तो उसमें भी कुछ चेंजेस जाएगा, मैंने बताया था, अभी बताएंगे उसको भी फिर से हम। यहाँ पर जाते हैं और इसको बोलते हैं हम लोग बादल, क्लाउड फॉर्म में, और ये बादल के रूप में जाकर बैठते हैं, और ये तब तक नहीं गिरेंगे जब तक ये भाप वाला पानी वहाँ जाकर ठंडा नहीं होगा। आपको पता है ठंडा मतलब इस भाप में, ये जो भाप देख रहे हो ना, ये जो उड़ रहा है, अगर इसको गौर से देखा जाए तो इसमें इस तरह बहुत छोटी छोटी करोड़ों बूंदे इससे छोटे दिखाई पड़ेगी, आपको बहुत सारी बूंदें दिखाई पड़ेगी। और मैंने कई बार बताया कि अगर आप चाय पीते हो तो सुबह में चाय को प्याली को ना, या ग्लास में पीते हो, या किसी में भी पीते हो कप में, उसको सूर्य की तरफ लगा के देखना, उसमें कितना छोटी छोटी बूंदें आपको आँख से, अपनी आँख से, खुली हुई आँख से दिखाई पड़ेगी आपको, बहुत सारी बूंदें। ये बूंदें क्या होती है? जाती हैं, और आप देखोगे कि धरती पर जब पानी गिरती है तो क्या इसी तरह तो छोटा छोटा बूंद में गिरता है, क्या तो वाटर ड्रॉप बड़ा होता है, देखे होंगे। तो ये बूंदें हल्की होती है, और आप जानते हैं कि एकता में बल होता है,
एकता में ही बल होता है। तो अब ये एकता में नहीं है, अब ये एकदम सब अलग अलग हैं। एकता कब होगी? यहाँ पर एकता होगी। एकता मतलब होता है कि सब जमा होंगे। तो यहाँ पर जाने के बाद ये अभी जो जा रहे हैं वो गर्म है, गर्म है तो यहाँ पर आके क्या होते हैं? चिपक जाते हैं और धीरे धीरे करके ये ठंडा भी होते हैं। हो गया ना ठंडा? तो ठंडा होने की प्रक्रिया क्या बोले थे? संघनन बोले थे। ठंडा होने की प्रक्रिया को बोले थे संघनन, जिसको इंग्लिश से बोलते हैं कंडेंसेशन। आपको कितना बार बताया था? बोलते हैं ना कंडेंसेशन बोले थे। तो ये जो वाटर हैं यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर 1 बूंद, 2 बूंद, 3 बूंद, 4 बूंद, ऐसे कई कई बूंद आपस में मिलकर एक बड़ा सा क्या बनाएंगे? वाटर ड्रॉप बनाएंगे। और जैसे ही बड़ा सा वाटर ड्रॉप बनाएंगे ये हो जाएंगे भारी, और भारी जैसे होंगे ये पृथ्वी की ओर गिरना स्टार्ट हो जाएगा और अगेन ये पृथ्वी की तरफ गिरेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्षण बोलते हैं या वर्षा बोलते हैं। आपको याद होगा, है ना? वर्षण बोलते हैं या बारिश बोलते हैं। और पुनः वो उन्हीं समुद्र में, उन्हीं नदियों में, उन्हीं लेक में, उन्हीं तालाबों में जाकर पानी क्या होंगे? फिर से स्टोर होंगे। अगर वही प्रक्रिया फिर होगी, सूरज की रोशनी फिर गिरेंगे, फिर जाएंगे, ऐसे कंटिन्यू ये चलते रहते हैं। इसी को बोलते हैं जलीय चक्र या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या वाटर साइकिल। यही चीज़ है और कोई दूसरा चीज़ नहीं है। किताब में देखिए क्या लिखा है कि जल चक्र, जल एक चक्रीय संसाधन है, चक्के की तरह घूमते हैं, व्हील की तरह। देखो ना ऐसे करके घूमते हैं, ये इसी तरह प्रक्रिया में आते रहेंगे, ये ऐसे ही प्रक्रिया में आते रहेंगे। तो जल एक चक्रीय संसाधन है जिसका प्रयोग एवं पुनः प्रयोग किया जा सकता है, यानी इसको बार बार हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। आप खुद ही सोच लो ना, एक पानी, जिस बाल्टी में पानी को भरते हो, है ना, जिस बाल्टी में पानी को आप भरते हो वो बाल्टी में जो है पानी पूरा भर लिए, वो पानी आप भरे किस मकसद से? पीने के मकसद से, या फिर इस बाल्टी को भरे हैं नहाने के मकसद से, या कपड़ा धोने के मकसद से, किसी भी मकसद से भरे हो। तो ये पानी जो नहाने, कपड़ा धोने, पीने के मकसद से भरे हो, तो क्या खाली इसमें यही काम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। आपको घर में बोलता भी होगा या फिर खुद स्वतः करते होंगे, या फिर जो जागरूक किसान है जिनका खेती बाड़ी यहाँ तो उनको देखे होंगे कि वो अपना जहाँ चापाकल का या कुआं का या जहाँ पर नहाते हैं वहाँ का पानी सीधा उनके खेत में जाए, फसलों में जाए, ऐसा व्यवस्था करते हैं। उससे वो लोग एक ही बोलते हैं ना, दो एक ही पत्थर से 2 चीज़ें कर देना, किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन इंग्लिश में बोला जाता है। इसके हिंदी में क्या बोलते हैं? एक तीर से 2 निशाना बोलते हैं ना। तो उसी तरह यहाँ करते हैं क्या कि वो पानी हमको अलग से जाकर पेड़ पौधों में देना ना पड़े। पेड़ पौधा कभी नहीं कहेंगे कि आप तो इस पानी में नहाए हो, हम नहीं लेंगे पानी को। कभी टमाटर का पौधा बोला है ऐसा? है? कभी नहीं कहा है। कभी टमाटर का पौधा, कभी फूलगोभी का सब्जी ये बोला है कि तुम इस कपड़े में, इस पानी में कपड़ा धो दीजिए, हम अभी पानी नहीं लेंगे, हम देखो तो हम मर जाएंगे। कभी कहा ऐसा? कभी नहीं कहा है। अगर वही नहाए वाला पानी बचा बचा कर रखेंगे और बोलेंगे बेटा तुम भी नहा लो है पानी से, तुम नहाओगे? नहीं नहाओगे। कपड़ा धोने वाला पानी से बोल देंगे बेटा हमारा कपड़ा धोना हो जाएगा, हो गया है, अब तुम इसी में धो लो, काहे वाटर वेस्ट करोगे? धोगे? नहीं धोगे। इसीलिए क्यों? क्योंकि आप समझते हो कि पानी गंदा हो गया है, उस पानी का हमारे कोई यूज़ नहीं है। लेकिन पेड़ पौधे ऐसा नहीं सोचते, वो पानी को लेंगे और अच्छी तरह से आपको उसका रिजल्ट भी दिया जाएगा और देते भी हैं। तो पानी का हमारे जीवन में एक ही पानी का बहुत सारा यूज़ होता है, उसको करके देखिए मज़ा आ जाएगा। लेकिन सबसे पहली बात है पानी को बचाना सीख लो। जहाँ पर 1 बाल्टी पानी होता है वहाँ पर 4-4 बाल्टी, 6-6 बाल्टी पानी भरते हैं। मम्मी लोग बहुत करती हैं, कसम से माथा खराब कर देती है, कसम से। नहाने में मिनिमम कितना बाल्टी पानी चाहिए बताओ हमें? अगर बाल्टी रहा 20 लीटर वाला, ठीक है ना, जो काला बाल्टी है ना जिसमें चढ़ देते हैं, तोड़ देते हैं, पटक देते हैं, रोड में धलसाते हैं, कुछ नहीं होता है, वो 20 लीटर का पानी होता है, बल्टिया होता है। उसमें नहाने के लिए कितना चाहिए हमको? मैंने एक मिनिमम बताइए। मैंने 60 लीटर पानी चाहिए आपको नहाने के लिए। 20 या 60, 20 × 3 = 60 लीटर। 20 जी को चाहिए, ठीक है। तो 60 लीटर पानी मिनिमम एक दिन में चाहिए एक व्यक्ति को, सिर्फ नहाने में। अब उसका पीने वाला अलग, उसका कपड़ा धोने वाला अलग, सर बात को। साथ में शाम को जब वो आएगा वापस खेल कूद के, तब उसका पेट धोने का पानी अलग। फिर जब बहुत ज़्यादा खा लेगा तो फिर वो पानी अलग। मैंने बात समझिए थोड़ा, मेरे बातों पर गौर कीजिए। अब जनता जनार्दन है, बातों को गौर कीजिए।
सोचिए नहाने में 20 लीटर, तो कपड़ा धोने में 2 लीटर, मतलब 2 बाल्टी, मतलब 20 40 लीटर है। पैर धोएंगे 1 लीटर तो जरूर लग जाएगा भैया, एक बोतल में पैर धोला जाएगा? नहीं होगा, एक बोतल में एक ही पैर धोगा, क्योंकि हमारे कुएं में बहुत पानी है, हमारे चापाकल में अथाह पानी है, एक बोतल में थोड़ी ना पैर धोएगा। पैरे पूरा उड़ा दिया मुँह पास जाके, अब चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है एकदम, जब तक ऐसे 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 करके पैर धोएंगे। अबरी दूसरा पैर बढ़ा दिए, चल रहा है, चल रहा है, ऐसे 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 चारों तरफ, मजा आ गया। उतना नहीं मन भरा, और गर्मी दिन रहा तब क्या करेगा? तब तो एकदम मुंह हाथ माथा उथा पूरा पोत लेगा, गर्दनवा लगा देगा एकदम पूरा एकदम। भैया नहा लीजिए ना, चापाकल थोड़े ने मना किया है, जाए तो उसके 20 लीटर और एक बार चल जाएगा। ऐसा नहीं, आपके नहाने से ज़्यादा जो आप ऐसे ऐसे करके धोए ना, उसमें ज़्यादा पानी बर्बाद हुआ। समझ बात को? और अगर पानी बर्बाद ना करना हो, अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेना हो, तो वो पानी को पेड़ पौधे के रास्ते तरफ मोड़ दीजिए। आई बात समझ में? ऐसा करने से क्या होगा, आपका पानी वेस्ट नहीं जाएगा। सिर्फ पानी ही नहीं, पानी से बनते हैं ये विद्युत, सर बात को, वाटर से ही बनते हैं। आप बहुत लोगों ने कोयला से बनता है, हाँ जी बनता है, कोयला से ही बनता है, लेकिन फिलहाल आपके पास जो अभी आ रहा है ना, ये एक पानी का ही सोर्स है। अभी गर्मी दिन आने वाला है, अभी आई नहीं है, आप देखना दिन भर लाइन ठीक रहेगा, रात में उड़ जाएगा, रात में उड़ जाएगा लाइन। इसलिए थोड़ा सोच समझ के सारा चीज़ यूज़ कीजिएगा तो हो जाएगा। बोला जाता है, देखना कई लोगों का घर में तो बाहर में पूरा दिन भर बॉल जलता है, लाइट दिन भर जलता है, पूछने जाओ इसको बंद कर दो, एक हमारा जल्दी से क्या होगा? सब पूरा गांव भर जल रहा है। एक सधे सब साधे बोला था ना, अगर एक सुधर जाओ तो सब सुधर जाएंगे। तो आप बंद करके देखो, धीरे धीरे करके सब बंद करने लगेगा। आई बात समझ में? तो वही बात इसमें होता है कि पानी पीने वाला पानी जो है, या नहाने वाले पानी है जो है, या कपड़ा धोने वाला पानी जो है, जिसको जिस नाम से आप रखे हैं उस नाम का वो परमानेंट हकदार नहीं हो गया। वो वाला पानी से और भी किसी चीज़ का काम आप कर सकते हो। आप थोड़ा सोच के खुद ही देखना, वही पानी जिसको बोलते हैं ना आप नहा लिए पानी, हमने नहाएंगे फिर से पानी भरेंगे, वो पानी ही आपके भूमिगत जल में जाता है और भूमि में स्टोर होता है, जिसको अंडरग्राउंड वाटर बोलते हैं। और वही पानी दोबारा फिर वही चापाकल से निकलते हैं, वही पानी दोबारा उसी तालाब से, वही पानी वही चापाकल कुआं से आपके पास वो क्या होते हैं, रिसते हैं, और रिस के निकलते हैं, वो नेचुरली फिल्टर हो जाते हैं। सर बात को, उसके लिए फिल्टर की जरूरत हमें नहीं पड़ती। तो इतने सारी बातें एक पानी के साथ जुड़ी हुई है। तो बताओ पानी क्यों ना इंपॉर्टेंट मुद्दा है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा पानी का है कि नहीं? जब कोई बाहर जाते हो तो पानी खरीद के पीते हो कि नहीं? पहले ट्राई मारते हो, सामने सामने चापाकल बोला, मज़ा नहीं आता है, अजीब फील आता है, पीने मन नहीं करता है। तब हम लोग एक बोतल खरीद लेते हैं और उस 20 रुपये वाला बोतल को दिन भर चलाने की कोशिश करते हैं। आए बात समझ में? तो पानी का उस समय हमको ज़्यादा यूज़ समझ में आता है। अगर वहीं घर में रहता तो उस वही 20 रुपये वाला बोतल में कितना बार पानी भर जाता है। क्यों? घर में फ्री में है, वहाँ पैसा लग रहा है। तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि पृथ्वी पर, इसके नीचे और पृथ्वी के ऊपर जल चक्र वायुमंडल में जल के संचलन की व्याख्या करता है। करोड़ों वर्षों से जल चक्र कार्यरत है। आज से ये बात नहीं है, ये बात करोड़ों वर्षों से है, हमेशा से चली आ रही है। और पृथ्वी पर सभी तरह का जीवन इसी पर ही निर्भर करता है। वायु के बाद जल पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए सर्वाधिक जरूरी एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट है, एक तत्व है। वायु तो है, जल भी उनके बाद सेकंड नंबर में, पहला वायु है, सेकंड में जल है। जो इसेंशियल कंपोनेंट्स है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है हम लोग के लाइफ के लिए, वायु और जल और भी हैं। तो पृथ्वी पर जल का वितरण असमान है। ये असमान है क्योंकि सभी जगह एक जैसा जल नहीं है। सभी जैसा एक जैसा जल है क्या? या अगर उसे समझना नहीं है तो ऐसा समझ लो, क्या सभी जगह आपके जितने भी आपके घर में, अब आपके गांव में घर है, सबके घर में पानी का एक जैसा खपत है क्या? कंजप्शन एक जैसा है क्या? नहीं, सबका अलग अलग है ना। उसी तरह यहाँ समझ लो कि पृथ्वी पर सभी जगह एक जैसा पानी नहीं है, स्वाद में भी और आपूर्ति में भी। स्वाद तो है ही नहीं, आपूर्ति में मतलब होता है क्या कि सभी जगह एक जैसा, जैसे तुम्हारे चापाकल से पानी बहुत निकलता है, गर्मी में भी कम नहीं होता है, कुआं से भी कम नहीं होता, लेकिन वही चीज़ बगल में दे हो, कम हो गया,
या नहीं निकलता है। समझ रहे बात को? तो सभी जगह पृथ्वी पर पानी एक जैसा नहीं है, असमान है। बहुत से क्षेत्रों में जल की प्रचुरता है, जबकि बहुत से क्षेत्रों में यह सीमित मात्रा में ही उपलब्ध है। यह साफ साफ लिख दिया है कि पृथ्वी में पानी का वितरण जो है वो असमान है, अनइक्वल है। बहुत से क्षेत्रों में जल की क्या है? प्रचुरता है। प्रचुरता मतलब क्या समझे? बहुत ज़्यादा। और कहीं कहीं ऐसा भी क्षेत्र आपको मिलेंगे जहां पर बड़ा लिमिटेड में है, सीमित मात्रा में उपलब्ध है पानी। तो जल चक्र पृथ्वी के जलमंडल में विभिन्न रूपों, यानी आप जानते हैं कि जल के 3 रूप, गैस भी है, मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठोस, द्रव और गैस में पाए जाते हैं। ऐसे पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं, पदार्थ की 5 अवस्थाएं, लेकिन आपके लिए 3 ही काफ़ी है, ठीक है ना। 5 कोलाइड में चौथा आते हैं, 5 है, लेकिन आपको 3 ही पढ़ना है यहाँ कि जल का जो है, जल का परिसंचरण ठोस में भी हो सकता है, गैस में हो सकता है और लिक्विड में भी हो सकता है। तो इसका संबंध भूपृष्ठ, महासागर, वायुमंडल, अधस्थल, जीव के अमध्य तल के स्थल, इसमें जो है आदान प्रदान होती है और निरंतर ये काम जो है चलते रहती हैं। ये हो गया जलीय चक्र। तो इसमें आप थोड़ा सा कुछ लिख लीजिए जिसको हम लिखा रहे हैं कि जल चक्र। पहले लिखिए नीलाग्र किसे कहते हैं, सोचिए। थोड़ा अभी रुक दे, लिखा ना, उसके बाद चालू कर देना, वहीं से चालू करना, रुक दे अभी लिखा है, चालू करो। देखिए अभी जो मैंने आपको इसके पढ़ा था, कुछ समय पहले पढ़ा था कि प्रतिशत पृथ्वी पर जल का वितरण, जिसमें मैंने आपको पढ़ा है महासागर में कितना प्रतिशत है, भूमिगत जल कितना प्रतिशत है, मैंने बताया था थोड़ा देर पहले। उसके हिसाब से देखा जाए तो पृथ्वी के धरातल पर जल के वितरण पर कुछ असर पड़ते हैं। यानी यहाँ पर 2 टर्म आपको लिखी गई है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का, देखिए अगर मैं जल का वितरण की बात करूँ, जल के वितरण की बात करें, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर की बात करें, तो पृथ्वी पर देखिए यहाँ 2 बात के आपको याद रखना पड़ेगा और मेरे साथ उतारते चलिएगा अगर संभव हो तो, क्योंकि फिर मिट जाता फटाफट। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का तकरीबन, पृथ्वी पर पाए जाने वाले, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का तकरीबन जल का तकरीबन 71% भाग महासागरों में मिलता है। 71% भाग महासागरों में मिलता है। और इसका मैं दूसरी वितरण के दूसरी छोर पर चलूं तो शेष जो जल बचता है, शेष जल, वो ताजे जल के रूप में, शेष जल ताजे जल के रूप में भूमिगत जल, झीलों, हिमानियों, हिमटोपी, मृदा में आर्द्रता, वायुमंडल, मृदा में आर्द्रता, वायुमंडल, सरिताओं और जीवों में संग्रहित हैं, और जीवों में संग्रहित हैं, यानी स्टोर है। धरातल पर गिरने वाला जल का लगभग 59% भाग महासागरों एवं दूसरे स्थानों से वाष्पीकरण के द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। इस पॉइंट को भी आप लिखिएगा। ये पॉइंट हो गया आपका लिखा हुआ, फर्स्ट पॉइंट। दोनों पॉइंट लिख लीजिए, समझाएंगे फिर अगला चलेंगे हम। हो गई? हो गया तो सुनिए पहले यहाँ कहने मतलब है कि जल का अगर मैं वितरण को देखूं, वितरण होता है बांटना, जल कहाँ का बटा हुआ है। तो पृथ्वी पर महासागर भी हैं
और पृथ्वी पर ये सारे चीज़ भी हैं। कोई ऐसा चीज़ आपको दिख रहा है जो पृथ्वी से एकदम बाहर की चीज़ें हो? नहीं है ना। महासागर कहाँ हो गया? अंतरिक्ष में मिलता है क्या? इसी जमीन पर ही मिलते हैं। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का तकरीबन मतलब लगभग जो है 71% भाग महासागरों में मिलता है। और महासागर में कैसे पहुँचते हैं वो भी बताएंगे हम। शेष जो जल बचता है, रिमेन वाटर, वो ताजे जल के रूप में, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रेश वाटर। अगर ये भी समझ में आए तो जिसको हम लोग पी सकते हैं, आई बात में, जिसको पी सकते हैं, वो भूमिगत जल, जिसको अंडरग्राउंड वाटर बोलते हैं, जैसे कुआं, कालाचाप या चापाकल में, झीलों में, हिमानियों बर्फ के रूप में, हिमटोपी पर्वतों पर लगे हुए बर्फ के रूप में, मृदा में आर्द्रता के रूप में, सरिताओं छोटी छोटी जल स्रोत, नदी हो गया, नहर हो गए, जो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उन सरिताओं में, और जीवों में संग्रहित है, जीवों में भी पाए जाते हैं। तो सरिता समझ में आ गया, छोटी नदियों में। इस सरिताओं में डोभा आएंगे क्या? डोभा का पानी पिया है? डोभा का डोभा डाब नहीं, डाब होता है नारियल वाला। नुनिया क्या पूछते नुनिया? ए नुनिया, डोभा डोभा नहीं पियो पानी। देखिए कौन रे डोभा बना नदी के पानी को डोभा बना के नहीं पीते हैं काजे? नदी के पानी जो पिए होंगे वो उसी को नहीं पी लेते हैं। काहे नहीं पी लेते हैं उस पानी को? काहे कि वो पानी बह के आ रही है ना, एक जगह से दूसरे जगह पर्टिकुलर बहते हैं, और उस पानी में कौन क्या होगा? वही पानी जैसे उठाओगे और जैसे देख देता तब तक पार हो जाएगा। फिर तुम उल्टी करते करते परेशान, सर बात को। तो उसमें पानी जो जानकार लोग हैं वो साइड में, नदी के साइड में बालू को ऐसे कोड़ते हैं, और फिर थोड़ा देर रुकने के बाद वही पानी को करके पी लेते हैं। हो गया शांति। वो बहता हुआ पानी को नहीं पीजिएगा, वो बहता पानी बहुत कुछ होता है। हम तो एक थोड़ा सा एग्जाम्पल दिए, उसमें बहुत कुछ होता है भैया, आप दिख नहीं पाओगे कहाँ से क्या कुंज कर रहे हैं। वही पानी आप ससुरा दोगे तो इधर सुसुरी हो जाएगा। इसलिए वो थोड़ा साइड में पानी को डोभा बन के पिया कीजिए। मैं पीने का तरीका सिखा दिया, ठीक है ना। दोस्त बाद में हमको नहीं दीजिएगा, समझे बात को। तो ये होता है, ये डोभा का पानी समझ गई हैं, ये होता है। तो इस सब फायदा इसको याद रखिएगा। साथ में बोलते हैं कि अब ये तो 71 हो गया, अब 59% क्या है देख लो। 59%, इसको मैं डिलीट कर दूं, ये रहा डिलीट। थोड़ा देखिए, जब से मेरे नैना तेरे नैनों से, देखिए इधर कहते हैं तो पूरा बोल लागे रे, कौन बोलेगा? हम सावरिया। धरती मेरी माता, पिता आसमान, मुझको तो अपना से लागे सारा जहान। वाह वाह वाह, क्या बात बोले आप। धरातल पर, वहाँ मूली से हुलूरा मत करो। धरती पर लिखिए, धरती पर नहीं बोका, धरातल पर माने एकदम धरातल पर गिरने वाले जो जल है वो जल लगभग, देखिए लगभग 59%। कितना? हम लिखा ले और समझा ले मास्टर, बाद में बनिएगा। हम यहाँ खड़े मास्टर हैं, बाद में बनिएगा। थोड़ा लिखा दें, आजा। गलती इंसान से होती है, ये तो खैर बच्ची है। आओ, धरातल पर गिरने वाले जल का लगभग 59% भाग महासागरों एवं दूसरे स्थानों से, दूसरे स्थानों से वाष्पीकरण के द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। वायुमंडल में चला जाता है। फिर देखिए, फिर बोलते हैं कि बाकी जो जल जो धरातल पर बहता है, सुन लो, बाकी
धरातल पर बहता है, बाकी कहाँ बहेगा? धरातल पर बहता है, बहता है, और उनमें से भी कुछ भूमि में रिस जाता है, कुछ भूमि में रिस जाता है, रिस जाता है, और कुछ भाग और किछु भाग हिम नदी का रूप ले लेता है, हिम नदी का रूप ले लेता है। इसको लिखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझाते हैं। आप सब 29 और 59 में फर्क समझ में आएगा। लागी रे हैं कुछ भाग, बाकी धरातल पर बहता है, कुछ भूमि में रिस। अभी आएंगे ना, अभी समझाएंगे ना हम। तुम्हारे भी नाक से रिस रहा पानी क्या रे? है तो लाल कपड़ा ले लिया, बड़ी आराम नहाया होगा। आराम ना आता ना, बहुत चबड़ता होगा, तबे तो ऐसे हो गया। ढौडा फिरता है क्या? हो गई? तो सुनिए, पीछे देखो, पीछे पीछे देखो, देखो आप सब पीछे देखने लगे। माने दुनिया गजब सा चीज़ है, जो नहीं देखते वही बोलते हैं। धरातल पर, अब धरातल समझ गए ना, जहाँ पर हम तुम बैठे हुए बढ़िया से, ठीक है ना, हम खड़े हैं आप बैठे हो। धरातल पर गिरने वाला जल लगभग, अगर आसमान से जो जल गिरती हो तो 100% नहीं गिरेगी। सबको अपना 100% देने की कोशिश करते हैं, भले दे नहीं पाते, लेकिन सबको अपना एफर्ट जो लगाता है 100% नहीं लगाता ना। कल मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था इंग्लिश में, एंड्रू मैनसन ने अपना 100% लगाया, तभी बच्चा को बचा पाया। अगर 100% नहीं लगाता तो बच्चा को बचा पाता नहीं। वही धरती पर जब पानी गिरता है ना, वो भी 100% ही गिरते हैं। उन 100% में 59 जो प्रतिशत हैं वो बहते बहते कहाँ चले जाते हैं? महासागरों में, एवं दूसरे स्थानों से वाष्पीकरण के द्वारा, दूसरे स्थानों से वाष्पीकरण के द्वारा वायुमंडल में वहाँ से वो क्या होते हैं? चले जाते हैं। बाकी जो धरातल बचते हैं पानी, बाकी पानी कितना बचा? आप घटा माइनस करके देख लीजिएगा। वो पानी धरातल पर क्या होते हैं? वो बहते रहते हैं, बहते रहते हैं, और बहते बहते अचानक जो आसमान से जो पानी गिरा, कुछ घंटे के बाद वो पानी गायब कहाँ हो जाता है? कोई पी लेते हैं या कोई क्या करते हैं, उसको हटा देते हैं? कोई नहीं, वो पानी यही जाते हैं भूमि में रिसना। रिसना मतलब भूमि उसको सोख लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित होता है भूमि के द्वारा, वो अवशोषित होती है, तभी तो आपके पानी में, कुआं में और चावल में पानी आते हैं, बोरिंग में। तो भूमि में वो पानी क्या होते हैं? रिस जाते हैं, और कुछ भाग जो है हिम नदी का रूप ले लेते हैं। तो ये है पानी का, यानी जल का वितरण का कुछ कुछ मुख्य मुख्य बातें जो आपको जाननी चाहिए, जो मैंने आपको लिखा दिया। इसमें इसके बाद जो है नेक्स्ट एपिसोड में, क्लास में हम इसको पूरा करेंगे। आज के लिए इतना ही, इसको रख लीजिएगा आप, ठीक है।